पहला प्रश्न है जो कि अत्यंत ही कठिन प्रश्न है। कह रहा है साइलिएंट पोल मशीन में होते हैं साहब, जैसे ही साइलिएंट हो गया तो इसका मतलब आप जानते हैं उथला हुआ, प्रोजेक्टेड। अब प्रोजेक्टेड जैसे ही हो गया साहब तो नेचुरल सी बात है आपकी क्या हो जाएगी, व्यास हो जाएगी अधिक। तो आपका व्यास क्या हो जाएगी, अधिक। आपकी साहब पोल क्या हो जाएगी, नेचुरल सी बात है अधिक। आपकी गति क्या हो जाएगी साहब, स्वाभाविक सी बात है कम। तो यहां से आप समझ ही गए आपका शोर भी क्या हो जाएगा, अधिक। प्रयोग कहां किया जाएगा, हाइड्रल पावर प्लांट में। कहां किया जाएगा, हाइड्रल पावर प्लांट में इसका प्रयोग किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के ये सारी गतिविधियों को जब हम महसूस कर लिए तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, छोटा व्यास गलत है, कम संख्या में ध्रुव गलत है, हमारा एक्सियल लेंथ लंबा गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, बड़ी संख्या में पोल होगी, ज्यादा संख्या में पोल होगी और उसी पोल को टिकाने के लिए, होल्ड करने के लिए व्यास इसका क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। चलिए विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इंडक्शन जनरेटर अस्थिर होता है। आप सब जानते हैं इंडक्शन जनरेटर जो होती है यह आपकी कब संचालित होती है, जब हमारी NS से क्या हो जाए, उच्च गति पर यह चले। क्या हो, उच्च गति पर चले। जब NS से उच्च गति पर चलती है तभी इससे हमको क्या मिलता है, आउटपुट में साहब जी वोल्टेज मिलना शुरू हो जाता है। तो यानी यह स्टेबल कब होती है, तो निश्चित रूप से आपका जवाब क्या होगा, सिंक्रोनस चाल से ऊपर की चाल पर यह स्टेबल होती है और अस्थिर में आपकी गति जो भी मैक्सिमम गति वहां अचीव करती है उसको मेंटेन करते हुए तब आपका पावर जनरेशन का काम करने का प्रयास करती है साहब। बड़े जनरेटर में डैम्पर का एकमात्र उद्देश्य है साहब, जो कि आप सब जानते हैं। इसका उद्देश्य है, पहली बार आप जानते हैं, पहला है सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क क्या करना, डेवलप करना, मशीन को सेल्फ स्टार्ट बनाना, पहला चीज। दूसरा चीज आप ध्यान देखिएगा, हमारा क्या है, हंटिंग को साहब कम करना। तब हंटिंग जब कम होगी, हंटिंग कम होगी, उसके बाद आपका क्या है, परिपथ को यानी आपका साहब जी मशीन को बैलेंस करना, मशीन बैलेंसिंग भी। मशीन बैलेंसिंग का मतलब क्या है, कंपन को भी क्या करना, कम करना, जो कि हंटिंग के अंदर इंक्लूडेड है। जब मेरा टॉर्को बढ़िया हो जाएगा, हंटिंग का परेशानी भी दूर हो जाएगा, मेरा कंपन सब भी खत्म हो जाएगा, तो उस समय मशीन क्या हो जाएगी, स्टेबल होगी कि नहीं होगी, तो मशीन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी के लिए किसका यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर ए, हम डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। बड़ा ही कठिन प्रश्न आपके बीच है साहब। अल्टरनेटर में यदि हार्मोनिक्स आ गया है तो क्या करेगा। अल्टरनेटिव में यदि हार्मोनिक्स आ गया है तो आपका साहब जी पिच फैक्टर Kp और चॉडिंग फैक्टर Kc को प्रभावित करेगा। इसके पीछे का कारण बताते हैं। आपकी जो है ना साहब, यदि आपका क्या रहेगी, ध्यान रखिएगा, यदि आपकी फुल पिच वाइंडिंग रहेगी, फुल पिच वाइंडिंग होगी, तो ऐसे केस में आपका जो EMF है वह क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा साहब, EMF बढ़ेगा। और प्लस मेरा जो दोनों EMF है, ध्यान रखिएगा, मेरी EMF के मान में वृद्धि होगी, फेज अंतर एकदम नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम शॉर्ट पिच की तरफ जाएंगे तो शॉर्ट पिच की स्थिति में क्या होता है, शॉर्ट पिच की स्थिति में आपके EMF में 180 डिग्री का क्या हो जाएगा साहब, फेज अंतर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फेज अंतर। किसके किसके बीच में आ जाएगा, मेरा साहब जनरेटेड EMF और आपके वोल्टेज के बीच में आ जाएगा। और ये जो 180 का अंतर आ जाएगा तो मेरा जो रिजल्टेंट देख लीजिएगा आप, अगर इसको वेक्टर डायग्राम से देखना चाहिए, एक्चुअली ये सब आपके लिए पढ़ने के लिए है नहीं, इसीलिए हम थोड़ा सा संक्षेप में ही बताने का प्रयास करते हैं। होता क्या होता है, मेरा यहाँ का आपका EA और ये सिंक्रोनस का ES, ये दोनों मिल करके हमारा फाइनल ET डेवलप करता है। कहां पर, आपका साहब फुल
पिच वाले केस में, समझ गए, यानी आपका फुल पिच में। शॉर्ट पिच में जब आप जाते हैं तो मेरा क्या हो जाता है, इधर ये और इधर आपका क्या हो जाता है, ES। नेट वोल्टेज में क्या आ जाती है, काफी कमी आ जाती है। तो इस लेकर के ये दोनों परिस्थितियां जो डिपेंड कर रही है किसको लेकर चल रही है साहब, कॉर्डिंग फैक्टर और पिच फैक्टर। तो जब मेरा मानकर चलिए वाइंडिंग के माध्यम से उत्पन्न वोल्टेज पर असर पड़ने लगा तो पिच फैक्टर और ये सब फैक्टर क्या होता है, आपका वेक्टर सम बटा अलजेब्रिक सम, वेक्टर सम बटा अलजेब्रिक सम मेरे उत्पन्न ईएमएफ का होता है। तो जब मैंने मेरे ईएमएफ में अंतर आने लगा तो उसके वेक्टर सम में भी अंतर आएगा और वह सम का जो अनुपात है वह यह दोनों होता है, इसीलिए यह दोनों भी क्या हो जाएगा साहब, प्रभावित हो जाएगा। चलिए ये सब क्वेश्चन को जो है आप कंसेप्ट समझ करके इन सब क्वेश्चन को थोड़ा सा याद भी कर सकते हैं, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वन लाइनर के रूप में आपको फायदा पहुंचा सकता है। इसमें बहुत डिटेल में जाने का आप कोशिश नहीं कीजिएगा, बस जितना है उतने को याद करके आगे बढ़ने का कोशिश करिएगा, क्योंकि नो डाउट ये सब क्वेश्चन जो है कुछ कुछ आपके स्तर से थोड़ा सा ऊपर के स्तर का है, ठीक है कि नहीं, बाकी कुछ कुछ आपके हिसाब का भी है। अब कुछ जो विद्वजन होंगे जो रिसर्च करेंगे तो वो स्वतंत्र हैं, देश आजाद है, वो कर सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो निजी रूप से करेंगे, ठीक है कि नहीं। सार्वजनिक करने से क्या होगा, लोगों को भी परेशानी होने लगेगी, लोग क्या होंगे साहब, डिमोटिवेट होने लग जाएंगे, अपने से कॉन्फिडेंस उनका गिरने लग जाएगा, ठीक है। इसलिए रिसर्च एसोसिएट लोगों से हम पहले ही क्षमा मांग लेते। आइए साहब, एक 3 फेज सिंक्रोनाइज जनरेटर जो है जब अनंत बस बार से जुड़ा है, इनफाइनाइट बस से आपका क्या है साहब, जुड़ा हुआ है। अगर जनरेटर का एक्साइटेशन को हम क्या कर देते हैं, फेल हो जाती है, जनरेटर का एक्साइटेशन जब फेल हो जाती है तो आपका क्या होगा साहब, जनरेटर की एक्साइटेशन फेल हो तो हमारा यह किस तरह काम करने लगता है, इंडक्शन। बिल्कुल सही कहा साहब, लड़का तो मेहनत कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये इंडक्शन जनरेटर की भांति काम करने लगेगा। तो मेरा राइट आंसर क्या दे दीजिएगा साहब, बहुत अच्छा मोटर की तरह काम करेगा नहीं साहब जी, क्या लिख दिया है साहब ने यहां पर, ध्यान रखिएगा। अब गौर कीजिए सिचुएशन क्या बन गया, आप जो बोले साहब जनरेटर, तो जनरेटर का सिचुएशन यहां पर उचित नहीं हुआ। क्यों उचित नहीं हुआ, तो हम यहां सप्लाई को क्या कर लेते हैं, रिसीव करने लगते हैं। क्या करते हैं, सप्लाई को रिसीव करते हैं। और जब जनरेटर होता, जब हम क्या करते, प्रोड्यूस करते, नेचुरली यह आपका जनरेटर का जनरेटर रह जाता। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, मेरा साहब जी एक्साइटेशन ने आपका खत्म। जब एक्साइटेशन खत्म हो गया तो हमारी सिंगल एक्साइटेशन बची मशीन में, जो कि किससे कनेक्टेड है, बस बार से। अब बस बार के माध्यम से जब सिंगल एक्साइटेशन हमको मिल गया, अब बाकी पूरा जो व्यवस्था है मेरा, वह तो 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो संरचना है उसी के सापेक्ष परिदृश्य हो रही है। इसलिए करके इसका स्वभाव कैसा हो जाएगा साहब, इंडक्शन मोटर की तरह हो जाएगा। यहां पर उत्तर हम बी के साथ आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है तुल्यकालिक जनरेटर में रिएक्टिव पावर को कर सकता है। पहली बात तो आप जानते हैं रिएक्टिव पावर ही हमारी क्या होती है साहब जी, हमें प्राप्त होती है किसके माध्यम से, आपके सिंक्रोनस जनरेटर के माध्यम से, अल्टरनेटर के माध्यम से। तो रिएक्टिव पावर को यह प्रोड्यूस भी कर सकता है और क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब भी कर सकता है। साहब जी आप सब जानते हैं जब मेरा सिचुएशन क्या हो जाएगा, जब आपकी लैगिंग पावर फैक्टर होगी, यह कब होगी साहब, अंडर एक्साइटेशन के केस में होगी, ठीक है। इस केस में जब आपका लैगिंग पीएफ होती है तब यह क्या करता है साहब, प्रोड्यूस करता है। तब क्या करता है, यह प्रोड्यूस करता है। और आपकी लीडिंग पावर फैक्टर क्या होती है, ध्यान रखिएगा, ओवर एक्साइटेशन के केस में होती है। इस समय यह क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है साहब। क्या करता है, एक सेकंड मिस हो गया, थोड़ा सा यहां उल्टा हो गया। हाँ, लैगिंग पीएफ आपका कहां है, ओवर एक्साइटेशन के केस में। हाँ, अंडर एक्साइटेशन में क्या है आपका साहब, लीडिंग है।
तो इस सिचुएशन पर यह एब्जॉर्ब करने लगेगा और ओवर में क्या करने लगेगा, प्रोड्यूस करने लगेगा। दोनों काम करता है, इसीलिए हम क्या जवाब देंगे, जनरेट भी करेगा, अवशोषित भी करेगा। जनरेट, यहां जनरेटर नहीं है, यहां हटा लीजिएगा, रो को काट दीजिएगा। जनरेट तथा अवशोषित दोनों करेगा। एक्चुअली यहां पर उल्टा कंसेप्ट रहता है, मोटर के हिसाब से यहां क्या होता है, मामला उल्टा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब जी। जल और भाप का इस्तेमाल करके बिजली बनाने के लिए अल्टरनेटर का सही विकल्प चुनें। जल और भाप का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, व्यवस्था जरा बताइए। जल पर कौन सा टरबाइन यूज होगा और भाप के प्रेशर से कौन सा टरबाइन चल सकता है, जरा बताइए विद्यार्थी जी, क्या हो सकता है। साहब जी, जल और भाप का इस्तेमाल करके यदि बिजली बनाना है तो वैसे अल्टरनेटर को संचालित करने के लिए हम क्या करेंगे, कपलान और फ्रांसिस, ये दोनों जो है आपका कैसा टरबाइन है, पनबिजली का टरबाइन है ना साहब। लेकिन आपको यहां लिखा गया है भाप के लिए कपलान और पनबिजली के लिए फ्रांसिस। क्या ये शब्द सही है? ये दोनों हमारा किसके लिए है, दोनों पनबिजली के लिए है। हम बिल्कुल भी भाप में इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ये फ्रांसिस, ये दोनों भाप है, गलत है साहब। केवल फ्रांसिस पनबिजली है, गलत है साहब। भाप के लिए कपलान, यह भी गलत है। यह दोनों है, भाप के लिए इसमें कोई विकल्प मेरे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमारा कौन सा विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, दोनों पानी का टरबाइन है साहब। एक डैश संदीपन मशीन के टर्मिनल वोल्टेज में डैश लाएगा जब उसे डैश से जोड़ा जाएगा, क्या हो सकता है साहब। एक डैश एक्साइटेशन विल डैश द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द मशीन व्हेन कनेक्टेड विथ डैश। साहब जी याद रखिएगा, जब हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल एक्साइटेशन हमारे मशीन के वोल्टेज में क्या करेगा साहब, कोई चेंज नहीं लाएगा यदि उसको किससे जोड़ा जाए। बिल्कुल सही कहा विद्यार्थी, नॉट चेंज, जब उसे किससे जोड़ा जाए, इनफाइनाइट बस बार से। यानी साहब जी आपका बदलने वाला एक्साइटेशन हमारे मशीन के टर्मिनल वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन रखेगा जब हम किससे मशीन को जोड़ दें, इनफाइनाइट बस बार से। तो कौन सा जवाब होगा साहब जी, वेरिएबल परिवर्तनीय बदलाव नहीं लाएगा जब अपरिमित बस से जोड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। चलिए सरकार आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न तो आपके परीक्षा में पूछा भी गया है, इस टाइप का क्वेश्चन कह रहा है कि लघु पिच वाइंडिंग का पिच फैक्टर या कॉर्डिंग फैक्टर, यह आपका क्या है साहब, बताइए जरा। केपी हमारा क्या होता है, प्रति कुंडली प्रेरित ईएमएफ का वेक्टर सम बटा क्या हो जाएगी, प्रति कुंडलित ईएमएफ का अंकगणितीय योग, है ना। यहां गुना कर दिया है, यहां माइनस कर दिया है, यहां माइनस कर दिया है, यहां पर प्लस कर दिया है, तो ये सब तो चलेगा ही नहीं। कौन सा है मेरा, बिल्कुल साहब जी बी नंबर ही है ना आप लोग। अगर आपका क्या है, फुल पिच वाइंडिंग है, फुल पिच वाइंडिंग है तो क्या होगा, फुल पिच वाइंडिंग है तो केपी का मान 1 होगा, और शॉर्ट पिच वाइंडिंग है तो इसका मान क्या होगा, लेस देन 1 होगा। केपी आपकी लेस देन 1 हो जाएगी। उत्तर किसको दे दें, बी नंबर। चलिए साहब, यहां पर सीधा लाइन में बटा कर दिया है, परीक्षा में टोटले पर नीचे में बता दिया था। अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज किस पर निर्भर करता है साहब, आप सब जानते हैं मेरे अल्टरनेटर के टर्मिनल वोल्टेज का गणितीय मान होता है अंडर रूट, इच्छा होगी तो नोट कर लीजिएगा, v cos फाई प्लस IA RA का होल स्क्वायर प्लस आपका होता है v sin फाई प्लस IA XS का
होल स्क्वायर। अब इसमें आप देख लीजिए मेरा भी क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है। मेरा साहब कॉस फाई क्या है, पावर फैक्टर है। मेरी टर्मिनल वोल्टेज निश्चित रूप से लोड के स्वभाव पर भी क्या करेगी, कहीं न कहीं निर्भर करेगी। तो क्या क्या चीज आ गया आपके पास, मेरा साहब लोड का स्वभाव और पावर फैक्टर, यह दोनों आ गया ना। पावर फैक्टर कहीं न कहीं लोड से भी प्रभावित होगा ही होगा। तो कौन सा उत्तर ले लीजिएगा, लोड का परिमाण और लोड का पावर फैक्टर, इन सब पर क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज डिपेंड करेगी। चलिए सरकार आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नहीं लिख पाया है विद्यार्थी जी, ये एन है थोड़ा सा, हाँ क्या है, भी साइन फाई है। IAXS है, एक्सएस है सिंक्रोनस रिएक्टेंस, क्योंकि हमारा जो अल्टरनेटर है रेजिस्टेंस भी होगा वाइंडिंग में और रिएक्टेंस भी होगा, ठीक है कि नहीं, इसीलिए क्या होगा एक्सेस। ये वाला मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिएक्टिव टर्म का। ये क्या हो गया साहब आपका कैपेसिटिव, यानी आपका एक्टिव वाला पार्ट, समझे कि नहीं। पावर हमारा है ना दो तरह का, रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर, और दोनों पावर का स्क्वायर करते हैं तब ना आपका टोटल एपरेंट पावर प्राप्त होता है, समझे विद्यार्थी जी। तो वहां पर एक्सेस क्या है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सरकार। एक अल्टरनेटर में क्या होता है साहब, हमारी अस्थिर होती है आर्मेचर, जो कि बिल्कुल किसके साथ जुड़ी होती है, आपके साहब जी स्टेटर में, ठीक है। यह कहां पर होती है, स्टेटर में असेंबल होती है। और आपका साहब जी क्या होता है, घूर्णी होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र, क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र घूर्णी होता है, जो रोटर पर असेंबल होता है। तो कौन सा उत्तर यहां पर देख रहे हैं, अस्थिर आर्मेचर और घूर्णी क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ले लेंगे, डी ले लेंगे। चलिए साहब आगे बढ़े सरकार। अगला प्रश्न, एक बस बार को इनकमिंग अल्टरनेटर के साथ पैरेलल में जोड़ने की प्रक्रिया के दौरान क्या होना चाहिए। एक एक लाइन को पढ़िए, आंसर सामने आ जाएगा। टर्मिनल वोल्टेज गति बस बार के वोल्टेज गति के समान होना चाहिए, लेकिन फेज अलग। कहां से साहब, फेज भी तो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। टर्मिनल वोल्टेज फेज बस बार के टर्मिनल वोल्टेज तथा फेज का समान होना चाहिए, लेकिन गति अलग होनी चाहिए। अब बस बार गति करता है, बस बार अस्थिर न रहता है। कह रहा है टर्मिनल वोल्टेज गति फेज आवश्यक नहीं है, बस बार समान हो। क्या बात है भाई साहब, साहब जी क्या है, वोल्टेज गति फेज बस बार का टर्मिनल वोल्टेज गति फेज सब कुछ क्या होना चाहिए, एवरीथिंग समान हो तो जबरदस्त परफॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब अनलोडेड जनरेटर पर फेज शॉर्ट सर्किट लागू कर दिया जाए, शुरुआती करंट क्या होती है, निम्न अनुक्रम में मशीन की प्रतिघात द्वारा सीमित किया जाता है। जरा सा समझिएगा साहब, जैसे ही फेज शॉर्ट हो जाता है ना, तो आपका साहब 10 से 18 गुना हमारी क्या होती है, धारा बढ़ जाती है, ठीक है। अब इतना ज्यादा जो धारा आपका बढ़ा है, इस धारा को यदि आप नियंत्रित नहीं करेंगे तो आप जानते हैं क्या होगा, मशीन आपकी पूरी तरह से स्पॉइल हो जाएगी, जलकर राख हो जाएगी। अब इसको शुरुआती करंट को प्रतिघात द्वारा जो सीमित करते हैं, वह कौन सी तरीका है, क्या मेथड है, क्या कहेंगे जरा बताइए तो। नाम उसका क्या हो सकता है विद्यार्थी जी, अंदाजे से आइडिया बताइए। सब ट्रांजिएंट सिंक्रोनस रिएक्टेंस, ये सारी चीजें जो है आपकी, ये हमारा कंडीशन है, टाइम पीरियड है। ये हर एक टाइम पीरियड पर नहीं होगा। ये क्या होगा साहब, एक सेकंड का 10वां हिस्सा, 25वां हिस्सा, 15वां हिस्सा, बहुत माइनर ड्यूरेशन के लिए ये स्थिति पैदा होती है। और उस मिनिमम ड्यूरेशन पर सबसे पहले सब ट्रांजिएंट कंडीशन, तब आपका ट्रांजिएंट कंडीशन, और फिर सिंक्रोनस रिएक्टेंस उसको क्या करेगा, स्टॉप करने का प्रयास करेगा, और मेरी धारा क्या हो जाएगी, सेटल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। एक अल्टरनेटर की वोल्टा नियमन निकालने के लिए कौन सा हमारा साहब जी तरीका यूज किया जाता है। वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन के लिए
आप जरा सा बता दीजिए कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाएगा। यहां एमएमएफ मेथड नहीं दिया है, ईएमएफ मेथड भी नहीं दिया है, जेडपीएफ यानी पोर्टियर भी नहीं दिया है। आप जानते हैं जेडपीएफ मेथड यदि हमको मालूम रहता तो सबसे बढ़िया मेथड वही होता है, ठीक है कि नहीं। अब बाकी आपका जो है यहां पर दिया गया है ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक है, और आपका क्या कह रहा है आर्मेचर इंपीडेंस का टेस्ट, ये सब कह रहा है। तो क्या हो जाएगा साहब यहां पर जरा बताइए। ऐसे सिचुएशन पर हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट का प्रयोग करेंगे, ओपन सर्किट टेस्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, साथ ही साथ आर्मेचर प्रतिबाधा, यह तीनों को मिला करके तब हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा उसके आधार पर नो लोड का वोल्टेज और हम फुल लोड के वोल्टेज की एनालिसिस करके तब हम वीआर को निकालने में सक्षम होंगे। तो दिए गए प्रश्न में उत्तर आपका डी नंबर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। एक अल्टरनेटर के परिधीय गति को यानी साहब इसका रोटेशन को क्या करना है, कम करना है। यानी जब आप इसका स्पीड को कम करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इसके व्यास को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। आप जानते हैं ना जब आप कागज का वो हवा में नचाने वाला बनाते थे घिरनी, बचपन में छोटा साइज रहता था, खूब तेजी से नाचता था, चलता था, घूमता था, बड़ा देते थे फंस जाता था, चलवे नहीं करता था। मतलब क्या है साहब, व्यास बढ़ाइएगा तो निश्चित रूप से पोल बढ़ाना पड़ेगा। आप पोल बढ़ाइएगा तो नेचुरली आपका स्पीड क्या है, मेरे पोल का व्युत्क्रमानुपाती है। तो रोटर के व्यास को जब बढ़ा देंगे तो नेचुरली पोल बढ़ेगा, पोल बढ़ रहा है, मेरी गति नेचुरली क्या हो रही है, कम हो रही है, इसमें कोई चलिए अब एनर्जी इसमें डाल दिया गया तो आवाज अब आ गया। चलिए आइए साहब अगला बढ़ते हैं। अल्टरनेटर की रेटिंग थोड़ा सा ज्यादा ही टफ क्वेश्चन। क्या होता है साहब इस तरह का सेट में ऐसा क्वेश्चन मिलता होगा तो मन खुश होता हो है कि नहीं। ये चलिए 4 को बन गया। क्या किलोवाट जो होता है साहब हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव पावर हो गया, या नहीं तो आप डीसी जनरेटर का भी रेटिंग किलोवाट में लेते हैं। केवीए जो है वह क्या होता है आपका साहब जी, ध्यान रखिएगा, हम लोग ट्रांसफार्मर को भी केवीए में लेते हैं रेटिंग इसका। हम लोग जो है साहब, हाँ हम लोग यहां पर साहब एपरेंट पावर, कौन सा पावर, एपरेंट पावर, एपरेंट पावर को भी हम लोग केवीए में लेते हैं। किलोवाट आवर जो यह क्या है, मेरे ऊर्जा का साहब जी क्या है, मात्रक है। कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या है, मात्रक है। और आप सब जानते हैं साहब 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए साहब जी, तो राइट आंसर हम कौन सा दे दें, अल्टरनेटर की रेटिंग को बी हम लोग लिया करते हैं। यहां और न दे दिया है इसीलिए गलत हो जाएगा, और नहीं रहता तब तो हम सी लेके आगे बढ़ते। किलोवाट में जनरली रेटिंग कभी भी लेना नहीं है, एमवीए समय ले सकते हैं ज्यादा रहा तो। अगला प्रश्न देख लीजिए साहब। अरे ये तो गद्दारी हो गया। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए साहब जी 17वां क्वेश्चन जो है होता है कभी कभी, ठीक है ना, कभी कभी चमत्कार होता है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है 3 फेज अल्टरनेटर को टर्मिनल पर शॉर्ट कर दिया गया है, शॉर्टेड करंट के स्टार्टिंग मान को कैसे नियंत्रित करेंगे। साहब जी ध्यान रख लीजिएगा, तो हमारी जो आईएससी है इसके मान को कह रहा है प्रारंभिक रूप से स्टार्टिंग में नियंत्रित कैसे करेंगे। तो साहब जी प्रारंभिक रूप से शुरुआत में जब इसका नियंत्रण होगा तो सबसे पहले किसका नियंत्रण कैसे होगा साहब, सब
ट्रांजिएंट रिएक्टेंसी। अभी एक सीक्वेंस आपको बताया था, पीछे के क्वेश्चन में आपने देखा था, पहले सब ट्रांजिएंट, तब ट्रांजिएंट और तब सिंक्रोनस रिएक्टेंस। इसीलिए सबसे पहले क्या यूज होगा, सब ट्रांजिएंट। तो इस 17 का ऑप्शन आप क्या दे दीजिएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला विद्यार्थी जी देख लीजिए, 18 नंबर में आपका क्वेश्चन है, अल्टरनेटर को डैश में वर्गीकृत किया गया है, यही ना है जी। तो साहब जी मेरा अल्टरनेटर जैसा रोटर उसी हिसाब से इसका वर्गीकरण। तो मेरा पहला है साहब जी सिलिंड्रिकल। कैसा है, सिलिंड्रिकल। तो पहला आपका है नॉन साइलिएंट या उसी को कहते हैं सिलिंड्रिकल, और दूसरा आपका क्या होता है, साइलिएंट। सीखे कि नहीं, तो आपका साइलिएंट पोल टाइप अल्टरनेटर और दूसरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिलिंड्रिकल पोल टाइप अल्टरनेटर। तो हम दो भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन में आपका जो है कहां पर है साहब, ए नंबर के ऑप्शन में साइलिएंट पोल टाइप और आपका क्या है, सिलिंड्रिकल पोल टाइप है। यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसी सिलिंड्रिकल को जो भी छात्र हैं ध्यान दीजिएगा, इसी को क्या कहते हैं, नॉन साइलिएंट। इसी को क्या कहते हैं, नॉन साइलिएंट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, नॉन साइलिएंट कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं साहब। अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर कह रहा है, 19 नंबर में प्रश्न है, शॉर्ट सर्किट परिपथ के अंतर्गत अल्टरनेटर का पावर फैक्टर होता है, यही है ना जी। तो 19 में कह रहा है, जब आपका शॉर्ट सर्किट हो गया तब मेरा पीएफ क्या हो जाएगा। विद्यार्थी जी ऐसे सिचुएशन पर आपको लगता है पीएफ की स्थिति क्या होगी, मेरा करंट क्या हो गया यहां पर, मैक्सिमम। और जब आपकी ऐसी स्थिति बनी है तो निश्चित रूप से अल्टरनेटर की शक्ति जो है वह किस पर डिपेंड करती है, पावर फैक्टर लोड पर निर्भर करती है। जनरली हमारा लोड कैसा होता है, इंडक्टिव होता है। कैसा लोड होता है मेरा, इंडक्टिव होता है, ठीक है। अब आपका इंडक्टिव लोड होने से लैगिंग तो आपका कंफर्म है कि होगा ही होगा स्वभाव, लेकिन पीएफ का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उत्तर आप क्या दीजिएगा, 0 लैगिंग। तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए साहब, तो मेरा शॉर्ट सर्किट के केस में पीएफ क्या हो जाएगा, 0 लैगिंग हो जाएगा, ठीक है। आइए सरकार आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, 0 लैगिंग होने के पीछे कारण है ना, आपका जो सर्किट बचा सिर्फ कैसा बच गया, पूरी तरह से इंडक्टिव नेचर ही हो गया। रेजिस्टेंस आपका 0 हो गया है, तभी ना आपका शॉर्ट सर्किट हुआ है विद्वानों। रेजिस्टेंस मेरा रहता तो शॉर्ट सर्किट नहीं ना होने देता। खाली क्या बचा मेरे परिपथ में, क्या मेरे परिपथ में सिर्फ एक्सेस बचा। क्या बचा, एक्सेस बचा। आर मेरा हो गया खत्म। जब सिर्फ एक्सेस बचा, इंडक्टिव बचा, तो ऐसे सिचुएशन पर मेरे भी आई के बीच का कोण 19 हो गया साहब। अब बाहर का लोड है इंडक्टिव, तो इंडक्टिव बाहर का लोड है तो लैगिंग हो गया। ये 90 का है कोण, तो मान आप कर दीजिए cos 90, तो मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। रेजिस्टेंस अगर कॉइल के अंदर स्वभाव रहता तो निश्चित रूप से यह क्या हो जाता, आपका साहब यूनिटी पावर फैक्टर की तरफ बढ़ता। तो वो सिचुएशन यहां पर आया नहीं। अगला प्रश्न देखिए सरकार क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि हमारी साहब अल्टरनेटर के द्वारा कितनी वोल्टेज की उत्पत्ति की जाती है। समान रूप से यही कह रहा है। तो अल्टरनेटर के द्वारा जो है हम सब लोग जानते हैं वोल्टेज की उत्पत्ति कितनी की जाती है, नॉर्मली 11 के भी की जाती है। बाद में इसको हम लोग स्टेप अप करके 132, 220 और 400, 765 तक लेकर जाते हैं और फिर इसका उपयोग करने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप